दोस्तों अब हम एशिया कॉन्टिनेंट को मुकम्मल तौर पर जानेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एशिया के 10 बड़े ममालिक के बारे में बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ये देखें, ये है हमारी प्यारी अर्थ पर आपको जो गोल्डन कलर का एरिया नज़र आ रहा है वो है हमारा प्यारा एशिया। एशिया का लफ्ज़ी माने है सनराइज़, क्योंकि सन जो है ईस्ट से राइज़ करता है, इस वजह से इसे सनराइज़ कहते हैं। क्योंकि एशिया ईस्ट डायरेक्शन में है, इस वजह से इसे कहते हैं। आप सबको पता है ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 4 बड़ी कंट्रीज़ पॉपुलेशन के लिहाज से वो एशिया में वाक़या हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया की चाइना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है इंडिया, तीसरे नंबर पर आती है यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और पाँचवें पर पहले ब्राज़ील था, लेकिन अब हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। हम एशिया को 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नया मैप देखते हैं। ये देखिए, हम एशिया को जिन 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इनका नाम है नॉर्दर्न एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया जिसमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके बाद सेंट्रल एशिया और फिर वेस्ट एशिया। एशिया इतना बड़ा है कि उसे एक वीडियो में मुकम्मल डिटेल से जानना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमने इसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसके 2 पार्ट्स को देखेंगे, नॉर्दर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया। चलिए एक नया मैप देखते हैं। ये देखिए, हमने इस वीडियो में जिन रीजन को पढ़ना है उनका नाम है नॉर्दर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया। इनमें हम सबसे पहले नॉर्दर्न एशिया के बारे में जानेंगे। नॉर्दर्न एशिया में सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है रशिया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इसके बाद यूरोप की भी सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया कभी इससे भी बड़ा हुआ करता था। चलिए उसका मैप देख लेते हैं। ये देखिए, रशिया से 15 कंट्रीज़ अलहदा हुई थी। जब ये यूएसएसआर था उस वक्त इसके अंदर 15 कंट्रीज़ और भी थी जो अब आज़ाद कंट्रीज़ बन चुकी हैं। इनके नाम मैं बताता हूँ। ये सब वो कंट्रीज़ हैं जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। 1991 में यूएसएसआर ख़त्म हुआ था और 1920 में यूएसएसआर बना था। यूएसएसआर कभी इससे भी बड़ा था। रशिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा होगा। इस एरिया का नाम है अलास्का। अलास्का इसके पीछे बहुत बड़ा है, मगर ये छोटा सा हिस्सा इस मैप में नज़र आ रहा है। चलिए एक और मैप देखते हैं। ये देखिए, ये है अलास्का। अलास्का 19वीं सेंचुरी में रशिया का हिस्सा था, मगर इन्होंने ये कम आबाद इलाका यूएस को दे दिया, क्योंकि ये बहुत कम आबाद इलाका था और ये दूसरे बड़े आज़म में वाक़या था, तो ये इनके लिए बस अज़ाब था। इस वजह से इन्होंने बहुत कम कीमत में तकरीबन $5 करोड़ में ये यूएसए को दे दिया था, सेल कर दिया था। अब मेरे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे रशिया ईस्ट की तरफ भी है और वेस्ट की तरफ भी है, मगर आपको ये पता है कि हमारी अर्थ गोल है, तो जब हम इन दोनों एरियाज़ को मिलाएंगे तो ये एक ही एरिया बन जाएगा। रशिया जुड़ जाएगा और ये आपका रशिया बन जाएगा। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब है 2 कॉन्टिनेंट्स, यानी ये इसका 30% एरिया यूरोप में है और 70% एरिया एशिया में है। मगर पॉपुलेशन के मामले में यहाँ सब उल्ट है। यहाँ तकरीबन 75% पॉपुलेशन यूरोप में है और 25% पॉपुलेशन एशिया में है। इस वजह से यहाँ में बहुत मसाइल पैदा होते हैं। पॉपुलेशन यूरोप में ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा डेवलप एरिया भी यूरोप वाला है और बहुत कम डेवलप एरिया एशिया वाला है। इनके कैपिटल का नाम है मॉस्को, जो यूरोप में ही वाक़या है। यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज़ को अलहदा करने वाली चीज़ यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन रशिया में है। इसके बाद यहाँ से यूराल रिवर फ्लो करता है जो यूरोप और एशिया के दरमियान बाउंड्रीज़ बनाता है। इसके बाद ये कैस्पियन सी में जा गिरता है। इसके बाद कैस्पियन सी यूरोप और एशिया के दरमियान बाउंड्रीज़ बनाता है। चलिए अब हमने नॉर्थ एशिया मुकम्मल तौर पर
जान लिया है, उसे समझ लिया है। अब हम ईस्टर्न एशिया की तरफ आते हैं। दोस्तों, जितना भी आपको येलो कलर का रीजन नज़र आ रहा है, ये सब ईस्ट एशिया है। इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ एशिया में हमने सिर्फ 8 कंट्री पढ़ी थी, मगर इधर हम मल्टीपल कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए मैप को थोड़ा जूम करते हैं। जिस कंट्री को हम सबसे पहले जानेंगे उसका नाम है मंगोलिया। दोस्तों, आपने चंगेज़ खान का नाम ज़रूर सुना होगा। चंगेज़ खान को तारीख़ का बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। चंगेज़ खान ने मंगोलियन एम्पायर को बनाया था, तैयार किया था। इसने आज के मंगोलिया से 20 गुना बड़ी टेरिटरी तैयार की थी। आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये है चंगेज़ खान और ये है मंगोलियन एम्पायर। इसका तकरीबन एरिया था 12.74 मिलियन स्क्वायर। मंगोलिया दुनिया की दूसरी बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कज़ाकिस्तान है। मंगोलिया की सरहद 2 कंट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई है, रशिया और चाइना। अगर हम मंगोलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो देखें तो वो है 2.07 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि मंगोलिया में 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, यानी यहाँ सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। मंगोलिया एक माउंटेनियस कंट्री है। माउंटेनियस का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और बहुत ज़्यादा जंगल हैं। इस मुल्क में एक डेज़र्ट है जो एशिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है। इस डेज़र्ट का नाम है गोबी डेज़र्ट। गोबी का मतलब नहीं कि ये कोई सब्ज़ी नहीं, इसका नाम गोबी डेज़र्ट है। मंगोलिया के कैपिटल का नाम है उलान बतार, जो मंगोलिया की सबसे बड़ी सिटी भी है। कंट्री की 45% पॉपुलेशन इसी शहर में रहती है, तो सोच सकते हैं कि इसकी आबादी कितनी कम है। मंगोलिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन मोनेट्स की तरह रहती है, यानी ये कभी एक जगह रहते हैं, कभी दूसरी जगह खेमों में रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम जो अगली कंट्री देखेंगे इसका नाम है चाइना। चाइना के अगर ऑफिशियल टाइम के बारे में जाने तो उसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। दोस्तों, चाइना की कैपिटल का नाम है बीजिंग। इसके अलावा आपको पता ही है कि चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा। अगर हम एरिया की बात करें तो चाइना दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री है। चाइना में एक रिवर है जिसका नाम है यांगत्से रिवर। ये दुनिया की तीसरी बड़ी रिवर है और एशिया की सबसे बड़ी रिवर। चाइना में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसे या उर्दू में कहें तो दीवार चीन। ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। ये वर्ल्ड का एक वंडर है, जैसे इंडिया के पास ताजमहल है। चाइना के साउथ ईस्ट में इस इलाके में 2 ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। इनके नाम है हांगकांग और मकाओ। चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए आप, ये जो डॉट देख रहे हैं 2, ये है हांगकांग और मकाओ। हांगकांग ब्रिटिशर की एक कॉलोनी थी और मकाओ जो थी वो पोर्चुगीज़ की एक कॉलोनी हुआ करती थी। इसे और जूम करके देखते हैं। ये देखिए, ये है हांगकांग और मकाओ। इन 1997 ब्रिटेन ने कहा हम यहाँ से जाना चाहते हैं और चीन से एक एग्रीमेंट किया कि आप हांगकांग को आइंदा 50 साल फ्री रहने देंगे, यानी इन्हें फ्रीडम देंगे, या अपना काम खुद अलहदा स्टेट बन के करेंगे। और इसी तरह पोर्चुगीज़ ने भी कहा कि हम मकाओ को छोड़ना चाहते हैं और 1999 में यानी सन 1999 में चीन से एग्रीमेंट किया कि हम मकाओ को छोड़ना चाहते हैं और आप मकाओ को आइंदा 50 साल के लिए फ्रीडम देंगे ताकि वो एक आज़ाद कंट्री की तरह अपने आप को चला सके और 50 साल पूरे होने पर चीन इसे अपनी टेरिटरी बना लेगा, यानी अपना हिस्सा बना लेगा। अब जो हम अगली कंट्री देखेंगे इसका नाम है ताइवान। ताइवान के अगर ऑफिशियल नेम के बारे में जाने तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब तो आप शॉक्ड हो गए होंगे। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 20वीं सदी के शुरू में चीन में राजा का शासन हुआ करता, यानी यहाँ एक सुल्तान या राजा यहाँ इस हुकूमत करता था। तो इस वक्त यहाँ नई पार्टीज़ बनी थी। इनमें 2 पार्टीज़ के नाम है कम्युनिस्ट पार्टी थी और नेशनलिस्ट पार्टी।
इन दोनों पार्टियों ने मोनार्की को ख़त्म किया, यानी यहाँ के राजा को ओहदों को ख़त्म कर दिया और आम आवाम को ऊपर लाया। जब इन्होंने ये मोनार्की ख़त्म की तो इन दोनों पार्टियों में आपस में पावर स्ट्रगल चलने लगा। तो नेशनलिस्ट पार्टी ने इसमें जीती और पूरे चीन पर वो हुकूमत करने लगी। इसके बाद जापान ने चीन पर हमला किया तो इधर जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो फ्लॉप होगी और कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने पूरे चीन पर अपनी हुकूमत चला ली। तो जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो चीन से निकल के ताइवान चलेगी और ताइवान में अपनी अलहदा हुकूमत बना ली। इस वजह से इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। चाइना समझता है कि ताइवान इसका बागी सूबा है और ताइवान समझता है कि चाइना हमसे अलहदा हो चुका है, लेकिन दोनों एक ही मुल्क हैं, मगर ये नहीं है। चाइना ने इस पर हमला भी किया हुआ है और इस पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो अब हमने मंगोलिया भी ख़त्म कर लिया, चाइना के बारे में जान लिया और ताइवान के बारे में जान लिया। चलिए अब अगली कंट्री को देखते हैं। अब जो हम अगली कंट्रीज़ को देखेंगे उनका नाम है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। चलिए नया मैप लेते हैं। ये देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। कभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क थे। उस वक़्त इस एरिया का नाम था कोरिया, मगर एक जंग में इन दोनों का नक्शा ही बदल दिया। नॉर्थ कोरिया अलहदा हो गया और साउथ कोरिया अलहदा हो गया। असल में ये दोनों इलाके पहले वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान साथ थे, मगर वर्ल्ड वार 2 में जब जापान हारा तो उसे ये इलाके खोने पड़े, क्योंकि उस वक़्त 2 वर्ल्ड में सबसे बड़ी ताकतें थी। एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए। यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया पर अपनी हुकूमत कर ली और यूएसए ने साउथ कोरिया पर। तो दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया कि वो इन इलाकों को छोड़ के अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे। तो लेकिन इन्होंने छोड़ा तो ज़रूर, मगर नॉर्थ कोरिया पर क्योंकि रशिया का कब्ज़ा था यूएसएसआर का, तो वहाँ कम्युनिस्ट राज था, यानी वहाँ राजा राज करता था। तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया पर भी एक राजा बैठा दिया, यानी राजा को एक तख्त दे दिया। तो यूएसए ने साउथ कोरिया में अपने मुल्क का निज़ाम चलाते, यानी इनके मुल्क में सदर हुकूमत करता था, पूरे मुल्क को चलाता। तो साउथ कोरिया में भी सदर ही हुकूमत करता है। इनकी बाउंड्रीज जब बनाई गई तो इनकी बाउंड्री का नाम रखा गया 38 पैरेलल, क्योंकि इस इलाके से 38 लैटीट्यूड डिग्री गुजरती है, तो इसे 38 पैरेलल कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया अपनी बाउंड्रीज 3 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। इन कंट्री के नाम है साउथ कोरिया, चाइना और रशिया। रशिया के साथ इसकी सबसे छोटी बाउंड्री है और सबसे बड़ी बाउंड्री इसके साथ चाइना की है। आप सोच सकते हैं रशिया की बाउंड्री यहाँ तक जुड़ी हुई है, तो सोचें रशिया कितना बड़ा है। और साउथ कोरिया सिर्फ एक ही कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है नॉर्थ कोरिया। अगर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल के बारे में जाने तो उसका नाम है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। अब हमने नॉर्थ कोरिया भी कवर कर लिया और साउथ कोरिया भी। अब हम जानेंगे जापान के बारे में। चलिए एक नया मैप देखते हैं। ये देखिए, ये है जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज ईस्ट से राइज होता है और जब वो राइज होता है तो सबसे पहली कंट्री जापान आती है जहाँ उसकी रोशनी जाती है। इस वजह से इसे सन ऑफ राइज कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि जापान बहुत से छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसके आइलैंड्स की तादाद है 6950 और इसमें सिर्फ 4 मेजर आइलैंड्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये जापान का 96% एरिया कवर करते हैं। इनके नाम हैं, इन आइलैंड्स के नाम हैं, जो नॉर्थ में है इसका नाम है काइडो और ये जो वेस्ट में है इसका नाम है वेंशु। ये 2 मेजर आइलैंड्स हैं। ये जो तीसरा आइलैंड है और छोटा आइलैंड है इसका नाम है शिकोकू और ये जो चौथा आइलैंड है इसका नाम है कुशु। होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का और इसमें ही इनका कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो। यहाँ एक माउंटेन है जिसका नाम है एम्फोंची। ये एक माउंटेन है और एक एक्टिव वोल्केनो है। ये तकरीबन 300 साल पहले फटा था और अब ये एक्टिव है और ये कभी भी फट सकता है। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर एटम बम गिराए थे तो उसमें एक शहर था हिरोशिमा, वो भी इसी आइलैंड में आता है। और जो नागासाकी है वो यहाँ टूशु आइलैंड में आता है। अब थोड़ा सी के बारे में बात कर लेते हैं।
जापान के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सी है जिसका नाम है सी ऑफ जापान, मगर जो चाइनीज़ हैं और कोरियंस वो इसे सी ऑफ जापान नहीं कहते, बल्कि वो इसे वेस्ट सी कहते हैं। और जो जापान का साउथ वेस्ट सी है इसका नाम है येलो सी। इसके नीचे सी ऑफ चाइना भी आता है, वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। जापान के ईस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। ये जो हमने सीज़ पढ़े हैं, जापान सी और येलो सी, ये सब कनेक्टेड हैं पैसिफिक ओशन से। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ओवर। आज हमने इस वीडियो में नॉर्दर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया जाना था उसके बारे में। हम अगली वीडियो में साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के बारे में जानेंगे। साउथ एशिया में हिंट के लिए बताता चलो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।